बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अदना और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही है। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज नाज़रीन पाकिस्तान मॉर्निंग शो के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही यादगार दिन है, क्योंकि आज हमारे इस सफ़र के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। जी हाँ, और ये सिर्फ 2 साल नहीं है, बल्कि आपके एतमाद, मोहब्बत और दुआओं से भारत एक खूबसूरत दास्तान है। और इन 2 बरसों में बारिश हो, सैलाब हो, कुदरती आफात हो, या हंगामी सूरत हाल, या फिर सियासत की गहमा गहमी हो, या फिर मईशत के नशेब व फराज हो, खेल का मैदान हो, या फिर कामयाबियाँ हों। बिल्कुल, तफरीही दुनिया की रौनकें, सेहत, तालीम और अवामी मसाइल हों, या फिर खुशियाँ और कामयाबियों की कहानियाँ हों, वतन की सरहदों की सूरत हाल हो, या फिर आलमी मंजरनामे की अहम पेशरफ्त, हमने हर खबर आप तक पहुंचाई, हर वाक़े और हर एहसास की पूरी जिम्मेदारी दयानत और सच्चाई के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। जी हाँ, और आपकी मोहब्बत, एतमाद और हौसला अफजाई ही हमारी असल ताकत भी है, और यही एतमाद हमें हर नई सुबह आपकी खिदमत के लिए मज़ीद जज्बा और हौसला देता है। और आज हम अपने तमाम नाजरीन, मेहमानों, साथियों और पूरी टीम की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारा साथ दिया। इन 2 सालों के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे तुंदो तेज़ लम्हे भी आए, लेकिन उसके बीच में भी आप सबका साथ हमारे साथ रहा और हम लोग यूं ही जमकर खड़े रहे। तो आइए इस मोहब्बत, इसी एतमाद और इसी जज्बे के साथ शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और उसमें जो जो चीज़ें शामिल होंगी, आज की टॉप 5 स्टोरीज, उसका तस्करा भी कर लेते हैं। आज सबसे पहले जिक्र होगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब का। सऊदी वली अहद की दावत पर पहुंचे हैं और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी उनके हमरा इस दौरे पर मौजूद हैं। इसका मकसद क्या है, क्या अहम पेशरफ्त मुतवक्के है, इस पर बात होगी। उसके बाद बात होगी, लेस्को ने 2 बरस में माली खसारा 79 अरब रुपए से कम करके तकरीबन 21 अरब रुपए तक महदूद कर दिया। लेस्को के लाइन लॉसेस 2 बरस में 15.8% से कम होकर 11.86% रह गए हैं। इस पर भी तफसील से तबसरा करेंगे कि आखिर किस तरह से ये मुमकिन हो पाया, और आवाम के ऊपर जो भारी भरकम बोझ है उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। जी हाँ, और फिर जिक्र करेंगे अफसोसनाक सानिहा मीर रजा कत्ल केस, जिसमें मेडिकल बोर्ड में अचानक तब्दीली हुई है। मेडिकल बोर्ड की तब्दीली, लवाहिकीन का मीर रजा अली की कब्र कुशाई से इनकार, उनके शकों को शुबहात क्या हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यहाँ तक पहुँचाएंगे। उसके बाद बात करेंगे मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात की, जहां पर तलबा की नाकामी की वजह मुश्किल इम्तिहानी निज़ाम है या फिर तदरीस के मयार में कमी है। इस पर भी तबसरा करेंगे कि आखिर बच्चे इतनी बड़ी तादाद में नाकाम कैसे हो गए। जी हाँ, और आखिर में बात होगी विमेंस एशिया कप के शेड्यूल की, जिसका ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान और भारत एक ग्रुप में है। इवेंट 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तस्करा कर लेते हैं अफसोसनाक वाक़े का। मीर रजा अली के कातिलों की तलाश जारी है। अहले खाना का ये दावा है कि ये कत्ल है, ये खुदकुशी नहीं है। और एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था, जिस पर हम देख रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। लवाहिकीन का यह कहना था कि अगर मेडिकल बोर्ड में एक भी नया शख्स डाला गया या ऐड किया गया तो ये मीर रजा के कातिलों को बचाने की कोशिश होगी और फिर वो कब्र कुशाई नहीं करेंगे। आज सुबह 9 बजे कब्र कुशाई होनी थी ताकि असल हकायक जाने जा सकें। जो गफलत बरती गई है मेडिको लीगल ऑफिसर की तरफ से पोस्टमार्टम में, दीगर हकायक जिनको नज़रअंदाज किया गया, शवाहिद को नज़रअंदाज किया गया, उन्हें तलाश किया जा सके, असल कातिलों तक पहुँचा जा सके। लेकिन अब ये प्रोसेस रुक चुका है हुकूमती पॉलिसी की वजह से। बिल्कुल, और मेडिकल बोर्ड में अचानक तब्दीली पर कराची के नौजवान ताजर मीर अली रजा के जो वालिदैन हैं, वो बेटे की कब्र कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम से साफ इनकारी हैं। और कराची में कत्ल नौजवान के वालिद जो मीर हुसैन ने जियो न्यूज़ को गुफ्तगू भी की है, उसमें उन्होंने कहा कि कब्र कुशाई के लिए तैयार हुए तो रात के अंधेरे में मेडिकल बोर्ड तब्दील कर दिया गया। और फिर उन्होंने कहा कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बोर्ड के ऊपर कि किसकी इजाज़त से बोर्ड तब्दील किया गया है, इसलिए अब वो कब्र कुशाई नहीं करने देंगे, क्योंकि उन्हें हकायक को छुपा लेने का शुबा है कि किसी तरह से इसे मैनिपुलेट किया जाएगा। हमारे साथ रजब अली मौजूद हैं, नुमाइंदा कराची। वेलकम टू शो कहेंगे। रजब, आप बताइएगा इस केस में अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि वालिदैन ने जब एग्री कर लिया कि वो कब्र कुशाई के लिए तैयार हैं, तो उसी वक्त रातों रात बोर्ड को तब्दील कर दिया गया, मासवाए एक डॉक्टर के। तो बताइएगा ये क्यों अचानक तब्दीली करनी पड़ी है बोर्ड के अंदर, और पेरेंट्स तो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं है। अब क्या होने जा रहा है इस केस के अंदर? देखिए, अभी भी जो मकतूल के अहले खाना है मीर रजा के, वो अभी भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं, और वो इस बात पर बज़िद हैं कि जो मेडिकल बोर्ड जो है वो अदालती हुक्म पे बनाया गया था,
8 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो डॉक्टर सुमैया जो कि पुलिस सर्जन कराची है उनकी सरबराही में वही मेडिकल बोर्ड जो है वो काम करेगा। जबकि रातों रात जो है वो चीज सामने आई कि पुलिस सर्जन ने अपना जो है वो नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया, उससे पहले ही जो है वो हैदराबाद के हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें जो है वो 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो है वो बनाया गया, जिसमें लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरों के जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर समेत जो है वो दीगर अफराद को शामिल किया गया है। मां सिवाय पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया के अलावा दीगर तमाम मेंबर जो है वो तब्दील कर दिए गए। इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, ना सिर्फ फैमिली के बल्कि फैमिली के जो वकील हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका कहना था कि वो सुबह सवेरे भी अदालत गए थे, लेकिन मजिस्ट्रेट चूंकि जो है ये जो तमाम तर कार्रवाई है कब्र कुशाई की और पोस्टमार्टम की दोबारा पोस्टमार्टम किए जाने की वो मजिस्ट्रेट की निगरानी में ही होगी, तो मजिस्ट्रेट अदालत में नहीं थे बल्कि वो यहाँ के लिए वहाँ से रवाना हो गए। यहाँ पर अभी तक मेडिकल बोर्ड जो है वो पहुंचा नहीं है। अलबत्ता जैसे ही अगर यहाँ पर मजिस्ट्रेट आएंगे तो वो यहाँ पर उनसे इस्तदा करेंगे कि इस तमाम तर मामले को जो गैर कानूनी करार देकर ये फैसले किसकी सरपरस्ती में हो रहे हैं, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? और अभी तक जो शवाहिद मिले हैं, चाहे वो उनकी स्मार्ट वॉच से हों या उनके मोबाइल से, जो यानी शाहिदीन या मौके से जो चीज़ें मिली हैं उसको देख के लग क्या रहा है, ये किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? देखिए, पहले दिन से जिस तरह से इस केस में तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ती गई, मजीद और पेचीदा होता चला गया। जैसे कि कल जैसी जो है वो अदालत ने मेडिकल बोर्ड बनाए जाने का हुक्म दिया, उसके बाद अचानक 8 रोज के बाद जो है गोली का एक खोल पुलिस को उस मकाम से मिलता है, जबकि खास तौर पर एविडेंस कलेक्शन के लिए एक अलग से यूनिट बनाया गया है, क्राइम सीन यूनिट। उसका काम ही एविडेंस कलेक्ट करना होता है, चाहे वो पर पहुंचकर। मतलब इतनी गफलत के एक अलहदा यूनिट बनाए जाने के बावजूद 8 रोज उन्हें लगे कि एक जो है वो गोली का खोल तलाश करने में। तो ये तमाम सब चीजें जो है इस वाकये को मजीद मशकूक कर रही है। जो है वो जो कानूनी माहिर है जिब्रान नासिर, उन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया कि आज जो है वो 8 रोज के बाद जब गोली का खोल मिल सकता है तो हो सकता है कि कल कोई पिस्तौल भी जो है वो पुलिस लाकर जो है वो पेश कर दे। तो ये तमाम तर मामला जो है वो रोज बरोज मजीद मशकूक होता जा रहा है। इसको मजीद मशकूक बनाने के बजाय जो तरीकेकार के मुताबिक अगर इन्वेस्टिगेशन की जाती तो अब तक ये मामला हल हो जाता, लेकिन पुलिस ने और मेडिकल लीगल डिपार्टमेंट की इनकी आपस की गफलत और चपलिश की वजह से इस मामले को न सिर्फ संगीन बनाया गया बल्कि तशवीश को जो है वो जो मुतनाज़ा बना दिया गया। रजब, पेरेंट्स को किसी पर शकूको शुबहात हैं या उन्होंने एफआईआर में किसी का नाम नामजद किया है जिसको बचाने के लिए ये सारा प्लान रचा जा रहा है, डिले टैक्टिक्स किए जा रहे हैं, या फिर शवाहिद को वहां से हटाने की और नए मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है? किसी का नाम दिया है उन्होंने, किसी बड़ी सियासी शख्सियत का, किसी बड़े कारोबारी शख्सियत का, किसी का नाम आया है सामने? देखिए, इसकी जो एफआईआर दर्ज हुई है वो नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ हुई। जब 27 जुलाई को जब मीर रजा लापता हुआ था तो 28 जुलाई को उनके घर वालों ने कंप्लेन की थी मुमकिन तौर पर अगवा की। तो 365 के तहत अगवा की दफा 365 के तहत ये एफआईआर हुई थी और लाश मिलने के बाद इसमें 302 का इजाफा किया गया था, यानी अगवा के बाद कत्ल का जो है वो शुबा जाहिर किया गया था। ताहम अब तक जो है वो ये बात ही जो है वो वाज़ेह नहीं हो सकी है कि वाकया कत्ल है या खुदकुशी। इस मामले को मजीद जो है वो मुतनाज़ा बनाया गया। फैमिली की जानिब से किसी को नामजद नहीं किया गया। उनका यही कहना था कि मीर रजा की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अलबत्ता अगर अंदरूनी तौर पर कोई मामला चल रहा हो जिससे वो लाइल्म हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन वो इस बात पे भी बज़िद है कि उनका बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता। इस मामले को जो है वो घुमाकर जो इस मामले को यानी फाइल को सबखाने की नजर करने के लिए, फाइल को बंद करने के लिए जो है तमाम तर मामला किया जा रहा है। वाकई को खुदकुशी करार देके फाइल बंद की जाए, चूंकि पुलिस जो है वो तमाम तर शवाहिद जिस तरीके से शुरू से गफलत बरती गई कि वाकई के 2 रोज के बाद जो है वो। बहुत शुक्रिया रजब अली, आप हमें बता रहे थे ये 2 पहलू इसमें बज़ाहिर नजर आते हैं इस पैनल को तब्दील करने में। एक तो ये कि या तो अपनी गफलत को छुपाने की कोशिश की जा रही है, जो पहले नेग्लिजेंस बरती गई है, जो गफलत बरती गई है पोस्टमार्टम में, बाकी तमाम शवाहिद को इकट्ठा करने में, उन्हें महफूज रखने में, या फिर कोई ऐसी शख्सियत इस कत्ल में मुलव्वस है जिसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जो भी असल हक़ाइक़ हैं, इंसाफ मिलना चाहिए जो इस जहान फ़ानी से कूच कर गया, और जो लवाहिकीन हैं उनको भी अगर वो इस अज़ियत से गुजरते हैं कि उनके बच्चे की शायद दोबारा हो तो कम अज़ कम असल हक़ाइक़ तो सामने आने चाहिए। बिल्कुल, और उनकी दादरसी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रजब अली मौजूद हैं। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मर जाएगा। जब ब्रेक से वापस आएंगे दीगर हम शुरू होंगे प्रोग्राम का हिस्सा। स्टे विद अस।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाजरीन। और अभी हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी कि लेस्को ने गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान नेपरा से मुतालिक जो माली खसारा था उसको 79 अरब से कम करके अब तकरीबन 21 अरब रुपए तक महदूद कर दिया है। कौमी खजाने को मुदाने को मजमूई तौर पर 58 अरब रुपए से ज़ायद की बेहतरी हासिल हुई है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी जो है वो इस हवाले से कहते हैं कि मुसलसल निगरानी, अदाद-ओ-शुमार पर मबनी फैसला साजी और मौसर जो एहतसाब था उसके ज़रिए अदारा जाती इस्लाहात को अमली नताइज में तब्दीली में मुमकिन हम कर पाए हैं या तब्दीली ला पाए हैं। जी, और इसके मुताबिक इस अरसे के दौरान लेस्को की रिकवरी 1.105% तक पहुँच चुकी है, जो कि पहली मरतबा नेपरा के मुकर्रर 100% हदफ से तजावुज़ कर गई है। तो एक अच्छी डेवलपमेंट है। अभी भी आवाम को बहुत से तकालीफ हैं, मसाइल हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन जो पॉजिटिविटी है, जो एक पॉजिटिव चेंज है, जो अच्छी परफॉर्मेंस है, उसकी बहरहाल तारीफ होनी चाहिए। इसी पर बात करने के लिए चेयरमैन लेस्को हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर ज़िया साहब, और हमारे फील्ड रिपोर्टर जो हैं, जो इस बीट को कवर करते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो आमिर साहब, आपको वेलकम कहेंगे। और इत्तेफाक ही है कि हमारे रिपोर्टर का नाम भी आमिर ही है। लेकिन खुशाइन बात है कि लगभग 58 अरब रुपए का एक फ़ायदा हुआ है इस डिपार्टमेंट को। लेस्को डिपार्टमेंट की अच्छी कारकर्दगी है। जो मसाइल हैं, जो शिकायत हैं, उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन ये जो एक अच्छी डेवलपमेंट है, इसमें किस किस की एफर्ट है, क्या कुछ किया गया, ये बेहतरी किस तरह से मुमकिन हुई? क्योंकि पिछले साल तो हम ये देख रहे थे कि ओवर चार्जिंग, ओवर बिलिंग और शिकायत की भरमार थी। इसके बावजूद ये जो रिजल्ट्स हैं, ये किस तरह से मुमकिन होता है? आई थिंक ये बहुत शुक्रिया आपका जी कि आपने पहले तो ये मौका दिया कि आई कैन एक्चुअली कम एंड प्रेजेंट माय साइड ऑफ द पिक्चर परहैप्स। जी बिल्कुल। ये स्टोरी जो है या ये जो जर्नी है, दिस इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस 1 ईयर। आई वुड से कि ये जर्नी शुरू हुई थी आज से 2 साल पहले, जब हुकूमत पाकिस्तान ने अंडर द लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नए बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट किए थे। हमारी जो रिलेशनशिप है विद द गवर्नमेंट एंड विद द मिनिस्ट्री वो बहुत इक्वालिटी के ऊपर काम कर रही है इस वक्त। हमारे बोर्ड्स बहुत इंडिपेंडेंट हैं। हमें मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलती है, बट सपोर्ट नॉट इन द सेंस ऑफ एक्चुअली दे कमिंग एंड टेलिंग अस व्हाट नीड्स टू बी डन, रादर देन अ सपोर्ट कि हम एक बेहतरी की तरफ चल सकें। सो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट रिलेशनशिप दैट वी हैव विद द गवर्नमेंट राइट नाउ। ज़बरदस्त। जब बोर्ड्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत बेहतर हो जाता है। ओनरशिप एस्टेब्लिश होनी शुरू हो जाती है। वो ओनरशिप जो है वो ट्रांसलेट करती है इनटू पॉजिटिविटी, जो कि बेहतर रिजल्ट्स लाने शुरू करती है। सो जो गवर्नेंस मॉडल था वो कम्प्लीटली चेंज किया गया। जो पहले एक्सपेरिमेंट्स थे जिसके अंदर बोर्ड्स की फॉर्मेशन कुछ डिफरेंटली होती थी, अथवा बोर्ड्स की फॉर्मेशन बहुत इंडिपेंडेंटली की है, नॉन पोलिटिसाइज्ड बोर्ड्स हैं, स्टेक्स नहीं है बोर्ड्स के पर से इस किस्म के जहाँ पे कि उनकी अपनी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएं। सो वी आर वेरी इंडिपेंडेंट, वी आर वेरी आई वुड से डिसीजन सेवी बोर्ड्स। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि लेस्को अब इंडिपेंडेंटली अपने फैसले भी खुद करता है और फैसला साजी का इख्तियार भी उसके पास है, एहतसाब भी वो प्रॉपर तरीके से कर सकता है। अगर हम देखें तो लॉ एंड लॉसेस में भी कहा जा रहा है कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है, उसमें भी बेहतरी आई है। 15.8% से कम होकर 11.86% पर रह चुके हैं। तो ये भी एक बेहतरी है। जिनका शिकवा जो है वो आवाम भी करते हैं कि लाइन लॉसेस का भार जो है वो भी हम पर डाला जाता है और हम ही से निकाला जाता है। ये किस तरह से मुमकिन हो पाया? देखिए, इसके अंदर भी गवर्नेंस का बहुत बड़ा रोल था। टारगेटेड इंटरवेंशंस, सॉल्यूशंस थ्रू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, गवर्नेंस बेहतर करना, हॉटस्पॉट्स या जिनको आप वनरेबल एरियाज कह सकते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन और उसके ऊपर एक्शंस। सो देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस। बट मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा आपके इस सवाल का जवाब है वो ये है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने जहन में ये चेंज लाने के लिए तैयार हो जाए फिज़िकली एंड फिलोसॉफिकली, तो फिर वो चेंज आ जाती है। बिल्कुल। सो जो मैनेजमेंट थी, जो बोर्ड्स थे, जो गवर्नमेंट है, उसका ये रिजॉल्व है कि हमने चीज़ें बेहतर करनी है। तो जब वो रिजॉल्व जितने प्रिंसिपल स्टेक होल्डर्स हैं, जब उस चीज़ के ऊपर वो कहते हैं ना कि जब उनको ये जहन में आ जाए कि यस वी हैव टू डू इट, जी,
तो फिर वो रास्ते जो If there is a will, there is a way. शुरू हो जाते। तो यानी कि अब ये तहिया कर लिया है कि आपने सुधार पैदा करना है। अच्छा, डिपार्टमेंट की हद तक और आदाद शुमार की हद तक तो एक ठंडी हवा का झोंका है, जो कि यकीनी तौर पे हमारे टैक्स पेयर्स को भी ये कंसर्न होता है ना कि हमारा जो पैसा है वो सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, सिर्फ लाइन लॉसेज में या दीगर चीज़ों पे नहीं जा रहा। आवाम को रिलीफ देने के लिए भी कुछ प्लान्स हैं और हम अपने नुमाइंदे से भी पूछेंगे कि जो डिलीवरी का मामला है, जो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात है, उस पर कितनी बात हो रही है, लेकिन आप लोग किस तरह से फोकस कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए कि आवाम भी इससे इस पॉजिटिविटी को फील करे, महसूस करे? सो मेरी 3 ऑब्लिगेशन हैं जी, प्रिंसिपल, क्वालिटी, क्वांटिटी, रिलायबिलिटी। सो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड रिलायबिलिटी। आपके जब हम फॉर्मली ये शुरू किया था उससे पहले यही जी तहफ़्फ़ुज़ात आपके थे। दूसरा जो मेरा बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन है वो कस्टमर सर्विसेज के है। हमने बहुत मेजर रीवैम्प किया अपना कस्टमर सर्विसेज सेंटर्स। सो देयर इज़ ए कंप्लीट ऑनलाइन सिस्टम जिसको हम CCMS कहते हैं, कंज्यूमर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो अब ऑनलाइन रियल टाइम है। अगर आपकी कंप्लेंट 118 के ऊपर या कोई भी डिजिटल फोरम पे लॉन्च होती है या मेरे लेस्को की ऐप के ऊपर लॉन्च होती है, सो इट इज़ ऑन अ रियल टाइम बेसिस, इट इज़ राउटेड टू माय लाइनमैन जिसने ये काम करना है आके। तो जो पहले वाला था ना काम, जिसके अंदर के लाइनमैन को एक टिकट इशू किया जाता था, पर्ची इशू की जाती थी, फिर वो जाता था, वो ज़माना गुजर गया। सो वी हैव गॉन डिजिटल, वी हैव गॉन ट्रांसपेरेंट एंड वी हैव गॉन ऑन अ रियल टाइम बेसिस नाउ। सो दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन अ ट्रिमेंडस चेंज एंड विच इज़ एक्चुअली हैपनिंग नाउ इवन, जो कि आपके कस्टमर सर्विसेज को बहुत बेहतर करेगी। ये हमारा बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। बिल्कुल सही। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो अपना मीटर अपनी रीडिंग का एक इनिशिएटिव था, दैट्स अ ह्यूज इनिशिएटिव। वर्किंग पोजीशन में अभी ओह यस, इस्तेमाल हो रही है। हम स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं अभी हर जगह पे। सो वी हैव गॉन आउट ऑफ दी वो क्या ज़माना था जहाँ पे कि रिएक्टिव एनवायरनमेंट थी। वी हैव बिकम वेरी प्रोएक्टिव, वी हैव बिकम वेरी रियल टाइम एंड वी आर बिकमिंग वेरी डिजिटल। अच्छा, तो आपने कहा कि जिस तरह से आप डिजिटल उस पर जब मीटरिंग पर जाना चाह रहे हैं, उससे पहले मेरा मीटर मेरी रीडिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया और बड़ी अच्छी एक शानदार ऐप जिसके थ्रू आप खुद ही अपनी पिक्चर्स लेते थे और आप अपना इंश्योर करते थे कि आपका मीटर रीडिंग इस बार क्या है। उससे कितना फ़ायदा हुआ है हसारों में कमी और फिर रिकवरी के अंदर कमी में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बिजली के अंदर झोल जो है वो इस वजह से भी था कि एक बंदा जाता था स्पेशली और मीटर में छेड़खानी भी होती थी, रीडिंग्स भी अप डाउन होती थी। तो इसको उसको लेके जाने पे, डिजिटल करने पे और अपना मीटर अपनी रीडिंग के बायस कितना आप समझते हैं कि पॉजिटिव चेंज आया है इन चीज़ों से? तो मैम, अपना मीटर अपनी रीडिंग वाज अ ह्यूज CBM, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। आपको जब मैं ये इख्तियार दे दूं कि आप अपनी रीडिंग खुद लें और इन ए वे टाइम फ्रेम आप उसको अपलोड करें, एंड आई विल एक्सेप्ट दैट रीडिंग अनलेस देयर इज समथिंग वेरी ग्लेयरिंगली डिफरेंट। सही। सो दैट इज़ अ प्रिंसिपल कॉन्फिडेंस कि जी कि मैं आपके ऊपर यकीन करता हूँ। वही कॉन्फिडेंस अब हम जो है वो स्मार्ट मीटर्स के थ्रू लेके आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आई डोंट इवन हैव टू सेंड माय मीटर रीडर। वो स्मार्ट मीटर जो हमसे है वो खुद अपनी रीडिंग अपलोड करेगा और वही रीडिंग जिस वक्त मेरे पास अपलोड होती है आपके पास भी एक SMS आ जाता है। थ्रू प्रोसेस में गलती की जो गुंजाइश है बहुत कम रह जाती है। तो वो जो ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट था ना जी, वो बहुत शफाफ हो गया, बेहतर हो गया। आमिर, आप जरा बताइए कि इस वक्त ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है, लोगों के मसाइल क्या हैं, वो कितने मुतमईन हैं और ये जो पॉजिटिव चेंज है आदाद शुमार की हद तक, क्या लोग इसे महसूस कर रहे हैं पॉजिटिविटी की सूरत में, या उनके मसाइल आपको लगता है कि पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं? सबसे ज़्यादा जो पहला मसाइल लोगों को होता था ना कि रीडिंग नहीं ठीक होती थी, ये सबसे पहला और कोर इशू था शिकायत हर सर्फ का। उसको ख़त्म करने के लिए अब जो AMI, जिसके बारे में सर ने भी बताया कि AMI मीटर्स वो लेके आ रहे हैं, उसमें सिम लगी होती है और जो उसकी रीडिंग होगी वो ऑटो होगी, उसके लिए लाइनमैन की ज़रूरत नहीं होगी। ये एक बड़ा चेंज है। इसकी मालियत क्या होगी और क्या वो कंज्यूमर उसकी कॉस्ट बर्दाश्त करेगा या महकमा करेगा? अभी सबसे पहले जो है ना वो इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और जो ट्यूबवेल कनेक्शन है ना, जो बड़े कनेक्शन है, उनको सिस्टम ने फ्री ऑफ कॉस्ट उसको चेंज किया है। और अब जितने भी नए कनेक्शंस लग रहे हैं जो डोमेस्टिक घरों के अंदर हैं, उसमें वो जो AMI मीटर है वो लग रहा है, सिम वाला मीटर होता है और उसकी जो कॉस्ट है वो 21,365 रुपये के अराउंड है, जिसका डिमांड जमा होता है। उसके बाद वो मीटर उसकी प्रीमिसेस के ऊपर लग जाता है और ओवर बिलिंग का जो मसला सबसे बड़ा था वो ख़त्म हो जाता है।
और सेकंड लोगों का इशू था कि यार मेरी लाइट ख़राब हो गई है, मेरी लाइट ख़राब होने के बाद मैंने कंप्लेन किसे करनी, क्योंकि एसडीओ जो है, एक्सचेंज जो है, जो नंबर उनके ऊपर लिखे होते थे वो कॉल रिसीव नहीं करते थे। इस वजह से जो है ना कंज्यूमर जो बड़ा एम्बेरस होता था। अब उसके लिए जो डिजिटल ऐप जो 118 के बारे में सर ने बोला और उसके बाद अपनी मीटर अपनी रीडिंग के बारे में बोला, अब लोग वहाँ पे अपनी जो कंप्लेन है वो लॉन्च करवाते हैं और फीडबैक के लिए उनके पास वो आता है कि जी क्या आपकी जो कंप्लेन है वो रिजॉल्व हो गई है या नहीं। अगर हो गई है तो 1 क्लिक करें, अगर नहीं हुई तो 2 क्लिक करें। तो उसके ज़रिए भी जो फीडबैक है और जो चीज़ें हैं ना वो बेहतर होना शुरू हो गई हुई हैं। लेकिन जो सबसे जो इम्पोर्टेंट थी चीज़ें जो हैं कि लोग स्टिल अभी भी ये कहते हैं और अहलकार भी ये कहते हैं कि सिस्टम में जब कंप्लेन हो जाती है और उसको रिज़ॉल्व करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ता है, डिले ज़्यादा है। हमारा जो लेस्को तो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, लेकिन जो इसका लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर है उसको भी क्या उसके साथ साथ तेज़ नहीं होना चाहिए? क्या उसमें लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है? उस हवाले से सर वही आमिर साहब से हम पूछते हैं कि आमिर साहब ये तो बात वैलिड है कि जो डिले है वो जाहिर है कि या तो स्टाफ की कमी की वजह से है या फिर उनका रिस्पॉन्ड टाइम जो है वो ज़्यादा लंबा चौड़ा है जिसकी वजह से वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो इनके ऊपर भी क्या ओवरकम करने के लिए कोई मैकेनिज़्म तरतीब दिया जा रहा है ताकि इसमें भी बेहतरी लाई जा सके? तो देखें दोनों चीज़ें हैं जी। वी आर इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्टाफ, इट्स गोइंग थ्रू अ प्रोसेस, बट एट द सेम टाइम जितनी डिजिटलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू जो टाइम इंटरवेंशन के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है उसका भी हमें एक फ़र्क पड़ता है। सो वो एक कंप्लेंट जो पहले एक लाइनमैन साइकिल के ऊपर पर्ची लेके जाता था और उसके बाद वो कंप्लेंट अटेंड करवा के लाता था और उसके बेसिस पे मैंने एक मिनिमम यार्ड स्टिक इस्टेब्लिश की हुई थी। अब वही कंप्लेंट जो कि प्रॉब्ली उसका एवरेज टाइम को 3.5 से 4 घंटे होगा उस वक्त, अब क्योंकि उसके पास मोबाइल भी आ गया, उसके पास SMS भी चला जाता है, उसके पास व्हाट्सएप भी आ जाता है, his mobile also, his transportation is also improved, so वो जो 3.5 या 4 घंटे थे वो कम होकर प्रॉब्ली 45 मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल ठीक। दिस एक्चुअली हैज़ एन इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ कि मुझे अब यार्ड से क्या मेंटेन करनी है। सो वी आर इम्प्रूविंग ऑन बोथ साइड्स जी। आई एम नॉट सेइंग कि प्रॉब्ली वी आर द बेस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम, बट वी आर स्ट्राइविंग ग्रेजुअली इसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। अभी ब्रेक पे हम आमिर साहब बात कर रहे थे कि जब बारिश ज़्यादा होती है तो फिर ज़्यादा पानी भी आता है, बिलावल भुट्टो साहब का जो बयान है, लेकिन उसके बाद मसाइल भी बढ़ जाते हैं और हमारा सिस्टम चूँकि बोसीदा है और उसको ठीक करने में भी वक्त लगेगा तो उसकी रिकवरी में टाइम लग जाता है, मसाइल भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो उस रिकवरी की तवक्को हम कब तक करें, उसको कब तक अपग्रेड किया जाएगा? क्या हमारे बच्चे देख पाएंगे या हम भी अपनी ज़िंदगी में देख पाएंगे? देखिए अगेन मेरा सवाल का जवाब मैं आपको इस तरीके से दूंगा कि मैं आई वॉज इग्नोरेंट प्रीवियसली, इसलिए कि मेरा डेटा जो था वो बहुत रिएक्टिव था। मेरा डेटा का स्टोरेज नहीं था आज से कुछ साल पहले। अब ये डेटा मेरा सारे के सारा पोर्टल के ऊपर आ रहा है। आपकी कंप्लेंट जो है मैं आपको आज बता सकता हूँ कि आज से 15 दिन पहले अगर आपने कॉल सेंटर 118 के ऊपर या किसी भी डिजिटल मीडिया के थ्रू कंप्लेंट की थी तो उसके साथ क्या हुआ, उसका कॉज ऑफ एक्शन क्या था और वो जो मेरा डेटाबेस है वो उसको कैसे ट्रीट कर रहा है। ठीक है, दिस ऑल बिकम्स ए वेरी ह्यूज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मी। आपके सवाल का जवाब मैं ऐसे दूंगा कि जी ये वो सारे हॉटस्पॉट्स हैं जो कि मेरी अब आज की तारीख में अवेयर भी कर रहे हैं और एनलाइटन भी कर रहे हैं कि मैंने प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या करवानी है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या करनी है, डेवलपमेंट क्या करनी है और करेक्टिव मेंटेनेंस क्या करनी है। आई एम वर्किंग ऑन दैट, हम उसको कर रहे हैं आके इंशाल्लाह now and going forward very soon you'll see a very definite change in the way that we are operating and the way that we are reacting to the complaints. इंशाल्लाह। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि लाइन लॉसेस के में काफ़ी कमी हुई है, कैपेसिटी पेमेंट्स का भी मामला है जो कि आवाम ही अल्टीमेटली भुगतते हैं और बिलों में लगकर भी आता है, इसके ऊपर कब तक आप समझते हैं कि काम हो पाएगा या इसमें बेहतरी लाई जा सकती है? और हमने तो बचपन से जब से हम पैदा हुए हैं तो हम देख रहे हैं लाइन लॉसेस भी और कैपेसिटी पेमेंट्स भी, इनमें कब तक वाज़े कमी आएगी जो कि आवाम के सम्राट आवाम जो है वो बर्दाश्त करें या सम्राट उन तक पहुंच पाएँ? आई बिलीव कि वो मिनिस्टर साहब की आपने एक ज़रूर प्रेस स्टेटमेंट देखी होगी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीज़न ने इशू की है कि हमने सर्कुलर डेट के अंदर तकरीबन कोई 250 से 300 अरब रुपए की
पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ द सर्कुलर डेट। ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं हिट करते हैं आके ऑन द बजटरी साइड। अगर मेरी पेइंग कैपेसिटी जो है वो 250-300 अरब रुपया पिछले 2 साल के अंदर बेहतर हुई है, तो इसका मकसद ये है कि जो मेरी बजटरी प्रोविजंस थी वो भी कुछ बेहतर हो गई। उनका लामहला इफेक्ट जो सा है वो उस बर्डन के ऊपर पड़ता है जहाँ से कि टैरिफ कहीं ना कहीं से डिराइव हो रहा होता है या मैं उस टैरिफ को ऑफसेट कर रहा होता हूँ। सो यस, आपका सवाल बड़ा वैलिड है। ये एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट जो सी है इवेंचुअली हिट करेंगी इन द रिडक्शन ऑफ टैरिफ, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि होपफुली इंशाल्लाह एज वी प्रोग्रेस फर्दर देयर विल बी चेंजेस इन द टैरिफ। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा पोर्शन है जो कि हमारे हिस्से का वो कहा जाते हैं। लगभग 7.2 ट्रिलियन रुपीस पिछले 5 सालों में हमने उनको पे किए उन कंपनीज़ को जिन्होंने कुछ एक यूनिट भी नहीं बनाया। तो ये हमारे बहरहाल एक दुख तो होता है इस चीज़ का। साथ में सोलर सार्फिन जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ग्रीन एनर्जी है, सबसे बढ़कर ये है कि बगैर किसी उसमें फ्यूल के, ईंधन के, वो एक एनर्जी, ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने में हाथ बटा रहे हैं। बल्कि गवर्नमेंट को उसमें एनर्जी डिपार्टमेंट को सपोर्ट भी किया जा रहा है। हमें एक एहसास पैदा हुआ कि जिस तरह उनको सज़ा दी जा रही है, पिछले कुछ अर्से में जो पॉलिसीज़ बनी, जो टैक्सेस की भरमार हुई, तो अभी क्या एक एहसास पैदा हुआ है कि वो हमारा साथ दे रहे हैं, तो हमें उनको रिलीफ देना चाहिए। एनर्जी डिपार्टमेंट, क्या ये चीज़ डिस्कस होती है और क्या आपको बेहतर पॉलिसीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में हम उनके लिए? सोलर इज़ अ रियलिटी जी, टू बी ऑनेस्ट। बैटरी स्टोरेज सिस्टम इज़ अ रियलिटी, आई कांट लिव विदाउट दैट। ये लीप ऑफ फेथ या मुझे पैराडाइम शिफ्ट को अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा, एग्री भी करना पड़ेगा। हाउ आई हैव टू ट्रीट देम और हाउ व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप मेरा उनके साथ होना चाहिए, दैट इज़ समथिंग जिसके लर्निंग कर्व से मैं भी गुजर रहा हूँ आज, और बाकी दुनिया भी गुजर रही है आगे। एज एन एग्जाम्पल, देर आर पॉइंट्स इन टाइम कि जब मेरा पास पीक गर्मी नहीं होती और मेरा सिस्टम के ऊपर पीक डिमांड नहीं होती, सो देयर इज़ अ पॉइंट इन टाइम जहाँ पे सोलर का इन्फ्लक्स मेरी जनरेशन की कैपेसिटी को ऑलमोस्ट ऑफसेट कर रहा होता है। दैट एक्चुअली दैट्स अ वेरी वेरी वरीसम पॉइंट, इसलिए कि मेरी सिस्टम की स्टेबिलिटी जो सी है वो उस वक्त थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही है। सो आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जी कि मैंने इस पूरे पैराहे को लेके कैसे चलना है। वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड जो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे मेरी ग्रिड का इन्फ्लक्स कम हो गया और सोलर का इन्फ्लक्स ज़्यादा हो गया, हाउ डू आई मेंटेन दैट सिस्टम, हाउ डू आई रिएक्ट विद दीज इन्वायरमेंट्स। सोलर के साथ जो बहुत बड़ा एक मसला बना था आके, एंड आई थिंक आपके फोरम से मैं ये भी थोड़ा सा जो है वो आवाम को उजागर करूँगा कि देखिए मेरा सिस्टम जो सा है वो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल सिस्टम है, जहाँ पे मैं एक वोल्टेज को एक दूसरी वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करवाता हूँ, उसको मैं कंज्यूमर एंड तक लेके जाता हूँ। एक सोलर कंज्यूमर जिसने 10 किलोवाट का सोलर लगाया था और आज उसने 25 किलोवाट का सोलर इस्तेमाल कर रहा है, तो बेसिकली एक मिसट्रस्ट क्रिएट हो रहा है। एज ए कॉन्सिक्वेंस वो जो बर्डन था जो कि उस ट्रांसफार्मर ने, ट्रांसफॉर्मेशनल पॉइंट ने लेना था, उसको 2.5 गुना किसी ने विदाउट आई एज ए यूटिलिटी बीइंग इन्फॉर्म्ड इन्हांस कर लिया। मेरी सिस्टम की स्टेबिलिटी, एंड देयर आर क्वाइट अ फ्यू कस्टमर्स जो ये काम हो रहा है यहाँ पे, उसने मेरी सिस्टम की स्टेबिलिटी को बहुत गलत किया, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। मैं एक रिएक्टिव एनवायरनमेंट के थ्रू जब उसकी कंजम्पशन आती है, उसकी डिमांड आती है, तो मुझे पता चलता है हमारा रिलेशनशिप जो उनसे है वो बड़ा बिल्कुल सही। पहले क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। आपको के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो सही है कि पहले कंज्यूमर को भी या इतनी बड़ी तादाद में आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा डिपार्टमेंट को कि सोलर सिस्टम जो है वो लग सकता है जिस तरह से लोगों ने लगवाया, इसलिए उसमें थोड़ा सा तब्दीली देखने को मिली हमें। लेकिन जो पॉलिसीज़ मुरतब की जाती हैं, ओबियसली आपने कहा कि लेस्को अब या दीगर जो तमाम इदारे हैं वो अब अलग से अपनी सोच के तहत और अपनी पॉलिसीज़ के तहत चलते हैं। अब वो किसी के मातहत नहीं है, फैसले करने में, फैसला साजी में वो आज़ाद हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले किए जाते हैं या इस तरह की पॉलिसी लाई जाती है जो कि हम आम सारिफ को बड़ी हिट करती हैं, जो कि हमें तकलीफ देती हैं। जैसे कि अभी एक नई पॉलिसी बनाई जा रही है जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि जो सोलर सारिफ है उससे जो यूनिट ख़रीदा जाएगा, जो पीक टाइम का यूनिट होगा, उसकी प्राइस जो है वो डिफरेंट रखी जाएगी और फिर उसके बाद जब उसको वापस वही दिया जाएगा तो वो महंगे दामों दिया जाएगा। तो इस तरह की पॉलिसीज़ जो हमारे दिल गुर्दों पर भारी पड़ती हैं। लेकिन बाहर मैं दूसरा सवाल की तरफ आऊँगी आपकी तरफ कि जिस तरह से भी हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं डे बाई डे, और ऑयल
क्राइसिस भी चल रहे हैं, तो क्या हमारे पास कोई मुतबादिल ज़राए हैं इन बिजली घरों को चलाने के लिए जिनके ऊपर हम कन्वर्ट हो सकते हैं, ईंधन कोई मज़ीद उसमें तब्दीली लाई जा सकती है? पहली तो ये आई एम चेयरिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, सो मेरी नॉलेज टुवर्ड्स द जनरेशन साइड और उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, दे आर वेरी डिफरेंट। बट पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है, इज़ ब्लेस्ड विद अ वेरी यूनिक blend of generation sources. So we have hydel, we have thermal, we have got nuclear, and alhamdulillah जो आपने जिक्र किया, solar has been a case study globally of कि जी के पाकिस्तान में कितना सोलर ने जो है कवर अप किया था कि सो वो जो यूनिकनेस है हमारी, वो हमारा एडवांटेज भी है। बिजली का टैरिफ इतना नहीं बढ़ा जितना कि बाकी कंपोनेंट्स बढ़े, इसलिए कि जो मेरा ब्लेंड है उसने मुझे बहुत बचाया इस दफ़ा। मेरा बर्डन को मैंने बहुत स्ट्रेटजिकली, जब मेरी जो जनरेशन साइड है उसने उसको मैप किया और उसको उसके अकॉर्डिंगली उसको चलाया, एंड दैट एक्चुअली वाज वन ऑफ द रीजंस कि हमारे टैरिफ नहीं बढ़े आके बिजली के। ठीक है। वो जो ब्लेंड है ऑफ डिफरेंट फ्यूल कंपोनेंट्स, दैट एक्चुअली प्लेड अ वेरी डोमिनेंट रोल। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद हैं, अगर हम ऑयल नहीं यूज़ कर सकते तो ऑल्टरनेटिव वी हैव हाइडल अवेलेबल, वी हैव न्यूक्लियर अवेलेबल, वी हैव गॉट सोलर अवेलेबल, एंड ऑफ कोर्स उसका मिक्स का एक प्रोपोर्शनेट रीजन ज़रूर है, बट यस देयर इज़ बिल्कुल एनर्जी सिक्योरिटी की एक मिनिमम लेवल हम लेके चल रहे हैं जी। अच्छा, एक तो ये कि बिजली चोरी के मसाइल, उस पर किस हद तक काबू पा लिया गया है? लेस्को रीजन ही की अगर बात करें, इसके लाहौर, उसके गिरदोनवा में कितनी कमी वाक़ई हुई है और उसका क्या फ़ायदा हुआ हमें? देखिए, आपने जिस तरह पहले शुरू में कहा था, लेस्को का लॉस 15.8% था। आज से 2 साल पहले 1% का मकसद है कि 9.5 अरब रुपए की मैं बिजली चोरी कर रहा हूँ या इनएफिशिएंट हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इन द लास्ट 2 years 15.8% जो है वो 11.8% पे आ गया। दैट्स अ रिडक्शन ऑफ 4%। तो अगर मैं उसको 9.5 को 10 कर दूं और उसको 4 से ज़रब दूं तो 40 अरब रुपए की बिजली तो यही बच गई आके। इसमें लामहला कुछ टेक्निकल लॉस था जो बेहतर किया, और मोस्टली इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस था जो बेहतर हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस हमारी ज़बान में चोरी है, जिसको हम पकड़ते हैं। सो चोरी का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा था उसमें। जूं हम डिजिटलाइज हो रहे हैं, जूं हम स्मार्ट मीटर्स के ऊपर जा रहे हैं, तो वो जो एलिमेंट्स जो चोरी कर रहे हैं वो भी स्मार्ट हो रहे हैं। लेकिन जो मीटर लगवाते ही नहीं है, मसला तो उनका है। हाँ, जो डायरेक्ट कुंडा डालते हैं उसको तो पकड़ते बाहर नहीं रखते हैं। अच्छा, दैट्स स्टिल ईजियर फॉर अस, इसलिए को नज़र आ रहा है। मेरे ज़्यादा मसला जो पड़ रहा है उनका पड़ रहा है जहाँ पे कि अंडरग्राउंड भी कोई वारदात हो रही है, वो बता देना ताकि देखने वाले इसको रिपोर्ट भी करें। इंटरफेरेंस होती है। जो मीटरिंग डिवाइस है, स्मार्ट मीटर जो है, उसके साथ भी इंटरफेरेंस होती है। और उसको ट्रेस कैसे किया जाता है? उसको बड़ा रिमोटली उसको ऑपरेट किया जाता है। देयर आर डिवाइसेस व्हिच आर पुट इनसाइड द मीटर, या देयर आर डिवाइसेस जो कि मीटर की जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं उसको वो हिट करती है जाके, एंड देन इट इज रिमोटली मैनेज्ड। आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स क्योंकि बहुत से देखने वाले जन को नहीं पता होगा उसका फायदा उठाने। ये तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के पास बहुत ही ज़हीन इंजीनियर्स मौजूद हैं जिनके साथ छेड़खानी कर सकते हैं। सॉरी, रॉन्ग स्टेटमेंट, बट ये टैलेंट जो है वो उस टैलेंट को सही जगह इस्तेमाल किया जाए तो शायद फ़ायदा हो जाए। अच्छा, ये रोड मैप क्या है लेस्को का? हम ये तवक्को करते हैं, हम ये दुआ भी करते हैं, जिस तरह से आज आपको मदऊ किया एक अच्छी खबर के ऊपर, अगले 5 सालों में, अगले 3 सालों में हमें तवक्को कर सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल होगा लेस्को? क्या क्या प्लान्स हैं मज़ीद इसको अपग्रेड करने के लिए, आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए? इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला ने मौका दिया और अगर इसी तरीके से हम चलते रहे सो लेस्को विल बी अ प्रॉफिटेबल कंपनी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। इट इज़ द लार्जेस्ट यूटिलिटी कंपनी इन पाकिस्तान। मेरा साल का रेवेन्यू 1 ट्रिलियन रुपीज़ है, जो 1000 अरब रुपए बनता है। देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज इन पाकिस्तान जिनका सालाना रेवेन्यू 1000 अरब हो। इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। और जो आपने पहले सवाल किया, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सर्कुलर डेट, रिडक्शन इन टैरिफ, हमारी एफिशिएंसीज जो हैं वो ज़रूर उस चीज़ को अफेक्ट करेंगी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह
आई थिंक लेस्को विल बी रोल मॉडल इंशाल्लाह। अच्छा आमिर साहब, जाते जाते आखिरी सवाल कि जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं उनके लिए मैसेज क्या है, उनके लिए सज़ाएं क्या मुख्तस की जाती हैं, जुर्माना भी है ताकि उन लोगों को रोका जा सके, अवेयरनेस भी फैलाई जाए, बाद में सज़ाएं और जुर्माना करने से बेहतर है ताकि वो अभी से रुक सकें। बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे होंगे, क्या मैसेज? देखिए नहीं, वी आर कमिंग वेरी हार्ड ऑन दीज एलिमेंट्स। हमने बेतहाशा इसके ऊपर कानूनी कार्रवाइयाँ की हैं। हम लेस्को तक महदूद नहीं रहे इसमें। वी इवन गॉन इनटू डिफरेंट प्रोविंसेस टू एप्रीहेंड दीज कल्प्रिट्स। वी आर अहेड ऑफ दीज एलिमेंट्स जहाँ पे इस किस्म की चोरी करते हैं। मेरी अपनी इंटेलिजेंस टीम्स काम कर रही हैं। पुलिस के साथ बहुत अच्छा लिहाइज़ है। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं उनके साथ हमारा बहुत अच्छा लिहाइज़ है। और एक रिज़ॉल्व ज़रूर है जो कि इस वक्त मेरे ख़्याल में बहुत सख्त ज़रूरत है कि हमने इस चीज़ को और इस मेनेंस को ख़त्म करना है। मैं एक मैसेज ज़रूर दूंगा जी कि आई थिंक इट्स जस्ट द राइट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि जो फिनोमेना है सबसे पहले पाकिस्तान, जिसके अंदर हमें बाकी चीज़ों को छोड़ के इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान फर्स्ट इज़ एक्चुअली जस्ट द राइट टाइम नाउ कि हम उसको अंडरस्टैंड भी करें और उसके ऊपर अमल भी करें। थैंक यू सो मच। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे रिपोर्टर आमिर राना भी मौजूद थे, चेयरमैन लेस्को का। ये जो अज़्म है हम उम्मीद करते हैं इसके ऊपर अमल भी हो सकेगा। समरात हम देख रहे हैं, बेहतरी जब होती है, जब आपकी ख्वाहिश होती है चीज़ों को बेहतर करने की, तो उसके असरात, उसके समरात भी होते हैं। और उम्मीद करते हैं कि अवाम की तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो सकेंगे। बिल्कुल जी, और आवाम तक भी इसके समरात पहुँच पाएंगे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मर जाएगा, दीगर हम इशूज़ होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद से विदाज़। नाज़रीन वेलकम बैक। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली बच्ची हैं, तालिबा हैं जीना अली, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा इंटरनेशनल रिसर्च ओलंपियाड में दुनिया भर में पहली पोजीशन हासिल की है। पाकिस्तान का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। और जीना अली ने 89 ममालिक के हज़ारों तलबा थे वहाँ पर जनाब, इनके दरमियान शानदार कामयाबी हासिल की, जो कि आला तालीम, तहकीक और जिद्दत के मैदान में उनकी गैर मामूली सलाहियतों का मज़हर भी है और उसका सबूत भी है। बिल्कुल जी, और इस कामयाबी को पाकिस्तानी नौजवानों की बेपनाह इस्तेदाद और आलमी सतह पर उनकी सलाहियतों का एतराफ़ के तौर पर भी देखा जा रहा है कि हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है। तो हम जीना को वेलकम कहते हैं। जीना अली पोजीशन होल्डर हैं हमारे साथ मौजूद, वेलकम टू शो कहेंगे। जीना, कितनी मेहनत की आपने इस ओलंपियाड के लिए और क्या कुछ इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, कितना पढ़ना पड़ता है, किन किन सब्जेक्ट्स पर, किन किन टॉपिक्स पर अबूर हासिल करना पड़ता है? जी, मेहनत तो ऑफ कोर्स काफ़ी की थी और इसमें बेसिकली साइंस सब्जेक्ट्स थे जैसे कि मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मेडिसिन वगैरह। तो बस उसी पे ग्रेप आपको हासिल करनी चाहिए और पास पेपर सॉल्व करने चाहिए, उससे फिर काफ़ी इजी हो जाता है, फिर इजीली सॉल्व हो जाता है सारा कुछ। अरे वाह। तो 89 कंट्रीज़ के हज़ारों तलबा, किस तरह से उनको सबको आपने पीछे छोड़ा? आप में ऐसा क्या था ताकि हमारे बच्चे देखने वाले, हमारी बच्चियाँ आपसे सीख सकें? मेरे ख्याल से मैं बचपन से काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्टिसिपेट करती आ रही हूँ, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस था ये सब कुछ करने का और मैंने पहले भी काफ़ी ओलंपियाड्स विन किए हैं, इसलिए बस फिर ये भी क्या कुछ था? सब्जेक्ट्स कितने थे और किस तरह का एग्ज़ाम था, किस तरह का कंपटीशन था वो? इसमें बेसिकली मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, AI वगैरह सारे सब्जेक्ट्स थे और इसके बेसिकली 3 राउंड्स थे। पहले ओपन राउंड, फिर सेमीफाइनल्स थे और फिर फाइनल राउंड था जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो फिर उसमें बेसिकली 4 रिसर्च पेपर प्रोवाइड किए थे और हमने उनको पढ़ के आंसर करना था क्वेश्चंस को। ज़बरदस्त। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा जीना, ये भी बताइएगा कि जो बाकी तलबा थे, जाहिर है सारे ज़हीनो फ़तीन बच्चे वहाँ पर जमा होंगे और सारे अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ होंगे और पढ़ने के बाद आए होंगे। आपने जो तैयारी की है उसमें आपकी इंस्टीट्यूट का कितना हाथ है, पेरेंट्स का कितना हाथ है, आपने अकेले बैठ के कितना तैयारी की है और क्या इसमें भी रट्टेबाजी है या फिर आपको समझ के चीज़ों को जहन नशीन करना है या फिर कुछ आउट ऑफ द सिलेबस भी आ सकता है, क्या कुछ है इसमें? जी, मेरे इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा हाथ है। पंजाब कॉलेज ने ही मुझे इसके बारे में बताया था और उन्होंने सारी गाइडेंस प्रोवाइड की, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उसके अलावा मेरे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ था जिन्होंने मुझे ये इतना काबिल बनाया कि मैं ये कर सकती थी। और इसके अलावा इसमें एनालिटिकल स्किल्स का काफ़ी रोल होता है, लॉजिकल थिंकिंग का काफ़ी रोल होता है। मेरा नहीं ख्याल कि आप रट्टा लगा के कर सकते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन अनसीन आते हैं, तो रट्टा लगाने से नहीं हो सकता ये।
अच्छा, रट्टा लगाने से तो नहीं हो सकता, लेकिन जाहिर है कि आपने अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया डे बाय डे, और सब कह रही बचपन से ही आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ही पार्टिसिपेट करती रही हो। मोबाइल फ़ोन इस एज में बच्चे बड़ा यूज़ कर रहे होते हैं, बल्कि बचपन से ही बड़ा यूज़ कर रहे होते हैं, स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने स्क्रीन टाइम कितना रखा हुआ था और पढ़ाकू कितनी ज़्यादा हैं आप? स्क्रीन टाइम डिपेंड करता है अब आप फ़ोन पे क्या यूज़ करते हैं, उसका बेनिफिशियल भी हो सकता है, कोई नेगेटिव यूज़ भी हो सकता है। तो तब बेसिकली मेरे बोर्ड एग्जाम्स भी हो रहे थे, तो मैं कुछ इसकी तैयारी करती थी, कुछ प्रो ओलंपियाड की करती थी, थोड़ी बहुत ब्रेक ले ली बीच में, तो सारा कुछ मिलजुल के चल रहा था। तो सबसे ज़्यादा इस जर्मनी में आपकी हेल्प किसने की? आपने किससे मामलत ली? को ख़ास ऐसे टीचर हों, आपके पेरेंट्स ने सबसे ज़्यादा मदद की हो जो कि हेल्प आउट रहा हो इसमें? पंजाब कॉलेज के डायरेक्टर हैं आगा ताहिर साहब, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। उन्होंने मुझे एक रिसर्चर हैं डॉक्टर उमर नियाज साहब, उनसे रेफरेंस करवाई, फिर उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब ट्रेनिंग दी रिसर्च वगैरह में, और मैम खतीजा आमिर ने मेरी काफ़ी हेल्प की वीज़ा इशूज़ वगैरह से रिलेटेड, तो उन सब की मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ। अच्छा, हम भी अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करवाना चाहते हैं। हाँ, कुछ टिप्स दीजिए हमें भी। करते हैं तो क्या करें इसके लिए, जीना के अगले ओलंपियाड में ये भी पार्टिसिपेट कर सकें और इनका ब्रेन उतना ही शार्प हो जाए, फ़ोन भी यूज़ करना छोड़ दें, क्या करें? मेरे ख्याल से आप उन्हें एजुकेशनल कंटेंट दिखा सकते हैं, और दिखा सकते हैं कि तालीम हमें कहाँ तक पहुँचा सकती है। अगर तालीम के बेसिस पे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अगर ये ना होता तो मैं आज यहाँ पे ना बैठी होती। तो आप अपने बच्चों को अवेयर कर सकते हैं कि आपको एजुकेशन की वजह से क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, और आप मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं इसकी वजह से। उसके अलावा जो भी ओलंपियाड है या कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसको उसके बारे में बताएं और तैयारी करवाएं, खुद बिठा के तैयारी करवाएं और आप खुद सुपरवाइज़ करें। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी कर सकता है ये। जो ये सब समझ मैं कोशिश करूँगा इस पर अमल करने की। अच्छा, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा जो इंटरनेशनल और रिसर्च ओलंपियाड था, उनके मुंतज़मीन, उनका रिस्पांस कैसा था आपकी इस रिसर्च पर, आपकी इस परफॉर्मेंस के ऊपर, और फ्यूचर प्लान्स के अंदर वो भी बता दें हमारे देखने वालों को। उनका रिस्पांस यही था कि वहाँ पे सेरेमनी हुई थी, उन्होंने प्राइज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए, और फ्यूचर प्लान मेरे हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के। तो पाकिस्तान में यहाँ पाकिस्तान में नस्ट और IST से होती है बस एरोस्पेस इंजीनियरिंग। सो डिपेंड करता है कि कहाँ पे लाइक उनका डिपार्टमेंट कहाँ पे अच्छा है, और स्कॉलरशिप फाइनेंशियल एड कहाँ पे अच्छी मिल जाती है, मुझे वहाँ पे डिपेंड करेगा उस हिसाब से। ज़बरदस्त, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ, बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ कि आप इसी तरह से पेरेंट्स का, हमारे मुल्क का, इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करते रहें। और ये बात साबित करती है कि हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बस उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, उसको उस तरह से ट्रीट करना है, आपने उसको मौके देने हैं, देन उसके बाद वो नाम रोशन करने में ज़रा देर नहीं लगाएंगे। बहुत शुक्रिया। फिर से ढेरों आपको मुबारकबाद और आपके फ्यूचर के लिए ढेरों दुआएं। जीना अली हमारे साथ मौजूद थी और पोजीशन होल्डर हैं ये ओलंपियाड की, और बहुत ही ज़हीन व फ़तीन बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन बस उनको मौका देने की देरी है। उसके बाद आप देखिए कि वो किस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, दीगर अहम इश्यूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी हम आपको बताएं कि मैट्रिक के सालाना जो इम्तहानात हैं उनके नताइज ने बहुत ही मायूस किया है। मुल्क के तालीमी निज़ाम पर कई अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। 1 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात जो नाकाम हुए हैं, फ़ेल हो गए हैं, जबकि मजमूई कामयाबी का तनासुब जो है वो भी 64.53% रहा है, जो कि तशवीश का बाइस है। और सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि पेशावर में इस्लामियात, जिसे बुनियादी लाजमी मजमून समझा जाता है, तकरीबन उसमें से 10,000 तलबा फेल हो गए हैं, और एक सिख बच्चा जो कि इसमें से बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर पास हुआ है। तो ये बड़ी हैरानकुन चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो सरप्राइजिंग हैं। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो बच्चियों की परफॉर्मेंस लड़कों से बहुत बेहतर है। तो इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं, हमारा तालीमी निज़ाम किस तरफ जा रहा है, हमारे बच्चे, उनके तरजीहात क्या हैं, और फ्यूचर हैं जो हमारे मुस्तकबिल हैं, जो हमारे हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे जो हैं हर मैदान में बेहतरीन परफॉर्म करें। तो कहाँ पे लैक किया जा रहा है, तालीमी निज़ाम इसमें ज़िम्मेदार है, हमारी पॉलिसीज़, या फिर हमारे पेरेंट्स जो हैं उनकी तवज्जो सही तरह से नहीं है। राबिया जावेद साहब हमारे तालीम हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में। राबिया साहब आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। इस्लाह हमारी सबकी ख्वाहिश भी है, हमारी बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत हो, लेकिन जो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है
नताइज में मनफी रुझान देखा जा रहा है? क्या प्रायोरिटीज़ बदल चुकी हैं या हमारे जो बच्चे हैं वो शॉर्टकट में कुछ ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं? क्या वजह, तालीम से दूरी बुनियादी वजह आप क्या समझती हैं इसकी? तालीम से दूरी की जो है बहुत सारी वजूहत हैं और उसमें हम किसी एक स्टेक होल्डर को नहीं कह सकते कि बच्चों की वजह से है। इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, टीचर भी इन्वॉल्व हैं और सबसे बड़ा जो है कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और उस पर भी है। जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो हम उस पर बहुत फोकस करते हैं और अगर मैंने सारी पॉलिसीज़ जो हैं बीइंग एन एजुकेशनिस्ट में उनके गो थ्रू की हुई हैं, तो हमारी टीचर डेवलपमेंट की पॉलिसी हो या हमारा करिकुलम जो सिंगल नेशनल करिकुलम था और फिर वो पाकिस्तानी करिकुलम में कन्वर्ट हुआ, तो वो एक बहुत ही हॉलिस्टिक और बहुत हर चीज़ को कवर करता है। उनके लर्निंग आउटकम्स जो वो किसी भी इंटरनेशनल करिकुलम से हम उसे कम नहीं कह सकते, लेकिन प्रॉब्लम आती है जब हम उसके इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। चेक एंड बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी, वहाँ पे हमारा जो है ना लैक करता है। और जब हम इसकी बात करेंगे कि अगर ये होता ओ लेवल का रिज़ल्ट तो हम प्राइवेट स्कूल्स की तरफ फोकस करते, लेकिन क्योंकि ये मैट्रिक का रिज़ल्ट है तो हम इसको गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा लेकर जाएंगे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं और उसमें इन्वॉल्वमेंट भी अब तो हमारी पंजाब गवर्नमेंट की बहुत आजकल फोकस एजुकेशन पे रहा है और हमेशा से रहा है। हर गवर्नमेंट एजुकेशन की बात करती है, पॉलिसीज़ बना देते हैं, पेपर वर्क तक तो इट्स ऑल वेल एंड गुड। इम्प्लीमेंटेशन पे है जो है अकाउंटेबिलिटी, इम्प्लीमेंटेशन, वहाँ पे हम लैक कर। अच्छा, लेकिन बच्चों का रिजल्ट गिरना, इसमें तो टोटली हमें जो इम्तिहानी निज़ाम है या फिर जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसके अंदर फ्लॉज नज़र आते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे बच्चे जो फेल हो रहे हैं उसमें उनका इंटरेस्ट लूज़ कैसे हो रहा है, बच्चे एग्ज़ाम क्यों नहीं पास कर पर मैट्रिक तो बुनियादी सनद है एक, जिसके बाद उनका आगे करियर और फ्यूचर स्टार्ट होना है। तो अगर बच्चे यही पास नहीं कर पाएंगे तो आगे कैसे जाएंगे? तो क्या अकाउंटेबिलिटी किसकी होनी चाहिए, किसको पूछा जाए, किसका एहतसाब की ज़रूरत है कि अगर बच्चे फेल हो रहे हैं तो? पूरे सिस्टम को चेंज होने की ज़रूरत है। और जैसे आपने कहा कि बच्चे जो हैं रुझान, वो उसमें बच्चों के लिए अब बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम जो है एक बहुत बुनियादी वजह बना हुआ है कि बच्चों को, और कंसंट्रेशन स्पैन हमारा कम हो चुका है। अगर मैं अपनी और आपके कंसंट्रेशन स्पैन की बात करूं तो वो भी अब कम होता जा रहा है क्योंकि अब हम रील्स देखते हैं, हम शॉर्ट्स देखते हैं। बच्चों का भी वही है, एक एक सेकंड में वो उस चीज़ों को आगे पीछे स्क्रॉल कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो उससे जो है ना उनको आदत ही नहीं रही कि वो फोकस्ड होकर पढ़ाई कर सके और वो शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं और उनको यही चाहिए और एआई से हेल्प लेके वो कर रहे हैं। और हमारा जो है मैट्रिक सिस्टम में एक और भी फ्लॉ है कि वो रट्टा सिस्टम पे बेस करता है, उसमें कॉन्सेप्चुअल नहीं है। और गवर्नमेंट ने एक कोशिश तो की है, अब नेक्स्ट रिजल्ट जो है वो हमें बताएगा कि हमें क्या है, क्योंकि इस साल 9th में हुआ है कि पेपर्स को चेंज किया है और उनसे कॉन्सेप्ट बेस करने की कोशिश की जा रही है। और नेक्स्ट ईयर मैट्रिक में भी यही जब चीज़ 10th के रिजल्ट में आएगी। लेकिन तो अगर आपने पूरा साल उनको रट्टेबाजी पे लगाए रखा है और आपने एग्जाम में उन्हें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देने हैं, तो वो कैसे जो बुक्स में भी चेंजेस की गई हैं, करिकुलम में चेंजेस की हैं, तो वो रट्टा से थोड़ा सा दूर लाने की गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये एक दिन नहीं है, इसमें टाइम लगेगा इस चीज़ों को चेंज होते, क्योंकि अभी तक तो हमारा सारा जो सिस्टम है, जैसे आपने इस्लामियत की बात की तो उसमें भी यही है कि 6 स्टूडेंट इसलिए ले गया कि रट्टा लगाना था। अगर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते तो शायद हमारे मुस्लिम बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते। इस बात से तो लग रहा है कि हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे असातिज़ा हैं, उनकी भी ट्रेनिंग की, उनकी भी तरबियत की ज़रूरत है। उनको भी इस मौजूदा दौर के मुताबिक हम करने के लिए उन्हें भी सिखाना होगा कि बच्चों को ट्रेन कैसे करना। ये बहुत इस चीज़ पे भी हमें फोकस करना चाहिए कि सिर्फ पॉलिसीज़ बना के फाइल्स में लगा नहीं देनी, कि उनको इम्प्लीमेंट भी कराना है, हेल्प लेनी है। और टीचर्स की ट्रेनिंग तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे जब तक हम फोकस नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि ये तो एरा ऐसा है कि जिसमें रैपिड चेंजेस आ रही हैं। तो अगर हम उन चेंजेस के साथ नहीं होते, इवन के हम प्राइवेट सेक्टर वाले भी लोग हैं जो उन्हें भी साथ साथ लर्निंग करनी पड़ती है। पहले ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए होता था कि हर वक्त की लर्निंग, लेकिन अब तो हर प्रोफेशन में चेंज आ रही है और रैपिड चेंज आ रही है। तो उसके साथ अगर हम कोप अप नहीं करेंगे तो फिर हमारे यही वाला सिनेरियो जो है वो हमें देखने को मिलेगा कि जब रिज़ल्ट आएगा तो ये होगा। और इसमें सिर्फ हम बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते, पेरेंट्स को भी। आजकल के पेरेंट्स, क्योंकि एजुकेशन को हमने एक बिजनेस बना लिया, पेरेंट्स जो है उनका माइंडसेट ये हो गया है कि हम पे कर रहे हैं। तो वो हमारे ज़माने में होता था कि टीचर अगर कुछ कहती थी कि बच्चे की कोई गलती है तो पेरेंट्स के बच्चे को ब्लेम करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम टीचर्स को ब्लेम करने लग जाते हैं। और पेरेंट्स अक्सर इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि हम इतना पे कर रहे हैं फिर भी हमारे बच्चे को आप डांट रहे हैं। पेरेंट्स अब ये सोचते हैं कि अगर हमने पे किया है तो बच्चे का जहन
साजी करना या उसको उसके दिमाग में फीड करना भी पेरेंट्स की नहीं बल्कि टीचर्स की जिम्मेदारी है। हर चीज़ उन्होंने कहा दिया है कि तरबियत भी टीचर करें, सब कुछ टीचर करें, और वो है तो दोनों साइड से ये एक म्यूचुअल है कि क्योंकि ट्रायंगुलर। अच्छा, अगर हम देखें राबिया साहिबा, थोड़ा सा प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स को थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें। बहुत सारे असातिज़ा ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, और उसके बाद वो इवनिंग में ट्यूशन सेंटर्स भी चलाते हैं या किसी एकेडमी का हिस्सा भी हैं। वहाँ पर उनके पढ़ाने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, सेक्टर के अंदर उनका पढ़ाने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। तो ये रिवायत कब बदलेगी? तो क्या इससे फिर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर उनके ऊपर बैन कर दिया जाए कि वो किसी भी इंस्टीट्यूट का हिस्सा नहीं हो सकते, कोई इवनिंग क्लासेस नहीं कर सकते हैं, ताकि वो फीसिस जो उन्होंने हासिल करनी होती है बच्चे को वहाँ कम पढ़ाते हैं ताकि बच्चा अकेडमी में आएगा और फिर वहाँ पर उनको वो तालीम और तरबियत दी जाती है। तो क्या करना चाहिए फिर? देखिए, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको बैन्स लगाते रहेंगे तो वो लोग रास्ते निकालते रहते हैं, और पाकिस्तानी कल्चर में तो और भी शॉर्टकट्स निकल आते हैं। लेकिन बैन लगाने के बजाय अगर हम टीचर्स की सैलरी बनाएं, उन्हें रिस्पेक्ट दें। बाकी कंट्रीज़ में आप देखें, जापान में देखें या जर्मनी में देखें, तो टीचिंग प्रोफेशन बहुत रिस्पेक्टफुल है। लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कि जो कुछ नहीं कर सका वो टीचर बन गया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि टीचिंग प्रोफेशन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वहीं से तो बेस बननी है बच्चों की, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और टीचर इतने कम पेड, और प्राइवेट स्कूल्स में तो 20,000 पे टीचर्स रखे हुए उन्होंने मैट्रिक सिस्टम। तो वो टीचर मजबूर होके अपने घर चलाने के लिए वो शाम में ट्यूशन पढ़ाएंगे, ये उनकी भी मजबूरी बन चुकी हुई है, और फिर वो उनको है। तो हमें ये पूरा सिस्टम ही रिवाइव करने की ज़रूरत है कि टीचर को रिस्पेक्ट दी जाए, टीचर की जो है वो इनकम पे भी फोकस किया जाए कि उनको जो हम पे कर रहे हैं वो किस हिसाब से कर रहे हैं, क्या वो इतने हैं उनकी, और फिर उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम किया जाए। फिर पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए और पेरेंट्स की भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाए कि उनको टीचर की रिस्पेक्ट, बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या। और इसमें एक और फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका हुआ है कि जिसमें हम कहते हैं कि आजकल बच्चों को स्किल बेस की तरफ ज़्यादा, उन्हें पता है कि हमें छोटी उम्र में ही वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा रुझान है कि बच्चे अपनी अर्निंग करें छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से, ऑनलाइन कुछ करके, कोई अपना पेज बना के तो वो है उस चीज़, उसको भी हम एक फैक्टर लेंगे जो कि नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव फैक्टर तो है, लेकिन उसने भी बच्चों को पढ़ाई से दूर किया है। उन्हें ये नज़र आ रहा है कि ये करके, मैट्रिक करके, एफएससी करके तो मेरा फ्यूचर नहीं है, उससे बेटर ये है कि मैं कोई छोटा सा ऑनलाइन काम कर लूँ या कहीं कोई ऐसी स्किल सीख लूँ जिससे मैं आगे अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है और उस तरफ बच्चों का रुझान भी है, तो क्यों ना उसे तालीमी या तदरीसी निज़ाम का हिस्सा भी बना लिया जाए, क्योंकि अभी ट्रांजिशनल पीरियड में हम हैं। जिस तरह से हमने गैजेट्स की बात की, जिस तरह से हमें स्क्रीन टाइम के लिए बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं बच्चों, लेकिन अब वो वक्त की ज़रूरत भी है, बहुत से असाइनमेंट्स हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी होती है। तो तालीमी या तदरीसी निज़ाम में क्या ऐसी चेंजेस होने की ज़रूरत है जिससे ये स्क्रीन टाइम के रहते हुए बच्चे उसका पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकें या उसको पॉजिटिवली अपनी ग्रूमिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें? वो ग्रूमिंग के लिए आजकल बहुत से बच्चे अगर आप देखें तो उसमें भी कर रहे हैं, लेकिन अब यही है ना कि हमें उसमें एक चेक एंड बैलेंस चाहिए। टीचर हर लेवल पे अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि बच्चों को भी देखें कि जो हमने पॉलिसीज़ मंगाई हैं वो सिर्फ पॉलिसीज़ ना हो, हम एसी वाले रूम्स में बैठ के सिर्फ उस पर डिस्कशंस ना करें, मीटिंग्स ना करें, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ को भी चेक करें। और ये जो मैट्रिक सिस्टम है, ये तो आपने कहा कि फ़र्स्ट उनका है, लेकिन फ़र्स्ट नहीं है। अभी हमारी SR की और जो बाकी सारी यूनिसेफ की और सारी रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि हमारा जो ग्रेड 5 का बच्चा है ना, उसकी लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी स्किल्स जो हैं वो ग्रेड 2 लेवल की हैं। अच्छा। तो ये आप इमेजिन करें, और ग्रेड 2 लेवल का बच्चा सिंगल लाइन भी नहीं रीड कर सकता अगर हम अपने ओवरऑल गवर्नमेंट सेक्टर में देखें। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशंस है। अगर हम बेस पे काम नहीं करेंगे, उनके अर्ली ईयर्स एजुकेशन पे काम नहीं करेंगे, प्राइमरी पे काम नहीं करेंगे, तो फिर मैट्रिक में तो ये उसका रिफ्लेक्शन ही होगा ना। अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं जिस बिल्डिंग की होगी, उस बिल्डिंग से हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एक अच्छा। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि हमारा जो मैट्रिक का इस वक्त रिज़ल्ट ख़राब हुआ है उसकी बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं थी, और वो शुरू से अगर हम बच्चों को देख लें तो उनकी ग्रूमिंग उस तरह से नहीं हुई है या उनके स्किल्स को उस तरह से डेवलप नहीं किया गया या बच्चों को उस तरह से सिखाया और पढ़ाया नहीं गया। तो इसका मतलब है कि फिर हमें डे फर्स्ट से स्टार्ट करना होगा जब स्कूल बच्चे जाना शुरू होते हैं। तो अगर हम देखें तो इस वक्त हमारा जो पेरेंट्स का शिकवा होता है वो ये भी होता है कि किताबें बहुत ज़्यादा हैं, एक भारी भरकम बैग है बच्चों का, लेकिन जब बच्चों से पूछा जाए, कोई क्वेश्चन किया जाए, जो कि आप
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनकी स्टडीज़ को ग्रेड कर रही हैं, तो बच्चा ज़ीरो पर खड़ा होता है। तो ये जो किताबों का अंबार है, क्या हम गैर ज़रूरी बर्डन बच्चों पर डाल रहे हैं? जो चीज़ हमें सिखानी चाहिए, जो चीज़ हमें पढ़ानी चाहिए, वो नहीं पढ़ा पा रहे, बल्कि हम बच्चे को उलझा रहे हैं। जब किताबें ज़्यादा होंगी, सिलेबस बहुत ज़्यादा होगा, तो बच्चा बजाय इसके, छोटे ग्रेड्स की बात कर रही हूँ, तो वो बजाय इसके कुछ सीख पाए, पढ़ पाए, वो उलझ जाएगा। वही उनकी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे फोकस करने के बजाय बस हम क्वांटिटी पे ही लगे हुए हैं कि ये भी बुक इंट्रोड्यूस करा दें, ये भी चीज़ें करा दें, उनको बेस स्ट्रॉन्ग करें, उनको कम पढ़ाएं लेकिन अच्छा पढ़ाएं। बाहर के सिस्टम्स में देखिए, अर्ली ईयर्स में तो वहाँ पे सिर्फ बच्चों की स्किल्स पे काम हो रहा होता है, उनकी फाइन मोटर स्किल्स और दूसरी स्किल्स डेवलप हो रही होती है, उन्हें ये इतना कुछ नहीं पढ़ाते। लेकिन हम जब यहाँ ये वाला सिस्टम लाने की कोशिश करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि कोई बुक नहीं पढ़ाई, आपने काम कुछ नहीं कराया, तो ये तो स्कूल जाने का फ़ायदा नहीं। बल्कि जबकि वहीं तो उनकी इमोशनल स्किल्स, उनकी सोशल स्किल्स, उनकी सारी स्किल्स वहीं तो डेवलप हो रही होती हैं उसी एज में। तो उसी वक्त हम उन पर जब पढ़ाई का इतना लोड डाल देते हैं, उनको जोड़ तोड़ भी सिखाने हैं और सब कुछ सिखाना है, वो पेरेंट्स की डिमांड भी है और ज़रूरत भी। लेकिन हमें ये पूरे सिस्टम को एक दफ़ा रिवाइव करने की ज़रूरत है। तो क्या ये भी मुमकिन हो सकता है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी तालीमी इदारे हैं, एक ही निसाब हो, एक ही सिलेबस हो, ताकि उसको बैलेंस करने के लिए भी हुकूमत संजीदगी से इकदाम करे और इम्प्लीमेंट भी हो सकें? निसाब को तो एक करने की हम कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निसाब सिर्फ फिर से मेरी वही आ जाता है कि पॉलिसी निसाब एक कर दिया है तो फैसिलिटीज़ भी वो वाली नहीं। और वो जैसे प्राइवेट स्कूल की टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे भी काम होता है, क्योंकि वो स्टेक होल्डर खुद उनकी इंटरेस्ट होती है और वो काम कर रहे होते हैं। तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि उन अदारों के साथ जुड़ें और उनके साथ मिल के काम करें और वहाँ से देखें कि क्या है, उनकी टीचर्स की सपोर्ट लेके अपनी टीचर्स को इम्प्रूव कराएं और उस पर फोकस करें, तो तभी हम कुछ कर पाएंगे। वरना फिर हम हर साल इसी तरह मैं और आप बैठ के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, फिर अपनी वर्क प्लेस पे जाएंगे और कामों में लग जाएंगे। और फिर ये चैप्टर भी है राबिया साहबा कि बच्चियां कंपैरेटिवली उनके रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं, बच्चों के रिजल्ट्स बेहतर नहीं आ रहे, तो क्या बच्चियां ज़्यादा लायक हैं या उनका फोकस ज़्यादा है? लड़के इतने ज़्यादा डिफोकस क्यों हो रहे हैं? वो ये तो हमेशा का ही एक चला आ रहा कॉन्सेप्ट है कि बच्चियों को, क्योंकि हमने इतना जेंडर बाइस्ड किया हुआ है कि बच्चियों को घर में हमने रखा हुआ है, बच्चों को, तो उसके तो पॉजिटिव असरात हम देख रहे हैं ना। हाँ, तो पॉजिटिव असरात आ तो रहे हैं, लड़कों को भी घर बिठा रहे हैं। लेकिन ये आप देखें फिर हम स्किल बेस्ड काम जो है वो बच्चियों को नहीं दे रहे, बच्चे बाहर जाके अपने और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बच्चियों को वो नहीं है। लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं कि बच्चियों को अब इक्वल राइट्स मिलना शुरू हो रहे हैं और वो खुद भी लेना चाह रही हैं, खुद भी इन्वॉल्व हो रही हैं। लेकिन बच्चियां ज़रा फोकस ज़्यादा होती हैं और उनको ज़्यादा बच्चियों को क्योंकि इक्वलिटी नहीं मिल रही है, तो बच्चियां ज़्यादा अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर रही हैं कि हमें अपना कोई मकाम, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है और हमें इस हसार से निकलना है। बच्चियां खुद कोशिश कर रही हैं और लड़के वही कछुए और खरगोश की तरह के, लड़कों को पता है कि हम तो पहले ही आगे। इस में मेरे ख्याल में लड़कों को बच्चियों से सीखने की ज़रूरत है कि भाई अगर आपने ये स्पेस छोड़ी तो फिर बच्चियां जो हैं वो पूरे फोकस के साथ आपको पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं, और उसके असरात भी हम देख रहे हैं रिजल्ट्स की सूरत में। थैंक यू सो मच राबिया जावेद साहबा। हम उम्मीद करते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन का मामला है, ये बीड़ा तो बहरहाल रियासत को, गवर्नमेंट को उठाना होगा। सिलेबस एक हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन निज़ाम तालीम के अंदर बेहतरी आने से ही हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो पाएगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं, जो वजारत तालीम है या दीगर जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, उन तमाम के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए, ताकि उसका मयार क्या है वो पता चल सके और उसके मयार को बेहतर करने के लिए फिर वो अपनी तमाम कोशिशें लगा दें। बहुत शुक्रिया जी। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे दीगर हम इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे हमारे साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं नाजरीन। और अभी आपको बताएं कि ACC वुमेन्स एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान टीम ग्रुप ए में भारत के साथ मौजूद है, जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC ने वुमेन्स एशिया कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया है। और इवेंट जो है वो 28 अगस्त से 13 सितंबर तक जो है दुबई में खेले जाएंगे। और ACC के मुताबिक ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, थाईलैंड, हांगकॉन्ग, चाइना शामिल हैं। जी, तो उम्मीद करते हैं पाकिस्तान इसमें बेहतर और अच्छी कारकर्दगी दिखा सके। इज्जत का भी मामला है क्योंकि हम भारत ही के ग्रुप में हैं, भारत हमारे ग्रुप में। ग्रुप बी में श्रीलंका है, बांग्लादेश है, UAE और इंडोनेशिया शामिल है। और इस इवेंट में ग्रुप स्टेज के दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच जो है वो 5 सितंबर को खेला जाएगा। इसी तरह से कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं और इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया है। इन तमाम खबरों पर अहमद कुरैशी स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भाई, आपको वेलकम कहेंगे। कितनी उम्मीदें हमें रखनी चाहिए वुमेन एशिया कप से, और हमारी बच्चियाँ जो हैं इस बार
क्या पिछाड़ने जा रही हैं बाकी सारी टीम्स को, ख़ास तौर पे भारत को, क्योंकि हमारा ग्रुप एक ही है? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो आपको हाई ही रखनी चाहिए और होप्स को भी हाई होना चाहिए, लेकिन अगर आप रीसेंट पास की परफॉर्मेंस देखें तो अप टू द मार्क ऐसा सच नहीं रही वुमेन टीम की। फातिमा सना की परफॉर्मेंसेस अभी भी आप अगर देखें तो 100 में जिस तरह से वो परफॉर्म कर रही हैं या रीसेंट पास में वो परफॉर्म करती रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है जो काफ़ी नोटिसेबल है और अप्रिशिएट भी उनको करना चाहिए। एक दो प्लेयर्स और होंगे उनके अलावा, तो काफ़ी प्लेयर्स ऐसी भी हैं जो लायबिलिटी ही बनी हुई हैं टीम पे। आई थिंक सीनियर प्लेयर्स का रोल बहुत अहम होगा, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स जब तक परफॉर्म नहीं करेंगी या वो अंडर परफॉर्म करती रहेंगी तो तब तक मेरा नहीं ख्याल कि इम्प्रूवमेंट आने वाली है। जैसे आलिया रियाज हैं, उनको काफ़ी अच्छा हो गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, लेकिन वो हर टूर पे ऐसे लगता है जैसे पिकनिक ही मनाने गई हुई हैं। परफॉर्मेंस है सच उनकी तरफ से आती नहीं है। तो एशिया कप में आप देखें कि एशिया के रीजन की टीम्स होती हैं, लिमिटेड टीम्स का ये टूर्नामेंट है, तो एटलीस्ट इसमें हमें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अदरवाइज आप देखें तो लास्ट जो 2-3 बड़े इवेंट्स हुए हैं उनमें तो हम बॉटम से नंबर 1 पे ही आते रहे हैं या नंबर 2 पे आते रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि एटलीस्ट हमें कॉम्पिटिटिव फाइट देनी चाहिए टीम्स को, जो कि हमें एज सच नहीं नज़र आता। बिल्कुल ही ऐसे लगता है कि लड़कियां हमारी हाथ खड़े कर देती हैं हर टीम के अगेंस्ट ही, तभी तो बॉटम पे आई होती है पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है। आई होप कि ये जो एशिया कप है इसमें जो फातिमा सना है वो बेहतर तरीके से लीड करें। वो तो खैर बेहतर तरीके से लीड कर ही नहीं है, लेकिन उनको जब तक इसकी अहमद भाई वजह क्या समझते हैं हमारी वेमेंस टीम में, जिस तरह आप कह रहे हैं कि प्लेयर्स इस तरह से लगता है जैसे वहाँ पर पिकनिक मनाने गई हुई हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़ीरो है, उनके कप्तान पर सवाल उठाने चाहिए, उनकी सिलेक्शन कमेटी पर उठाने चाहिए, या फिर उनकी इंडिविजुअली परफॉर्मेंस भी इतनी बैड है उस पर बात होनी चाहिए, या फिर उनके लिए डिफरेंट जो सीरीज़ है उनका इनाकाद नहीं होता, इंटरनेशनल उनको गेम्स नहीं खिलाई जा रही हैं जिसकी वजह से वो उनकी परफॉर्मेंस इतनी पुअर है कि वो किसी भी टीम के सामने ढेर हो जाती हैं। नहीं, इसमें एक कप्तानी वाले फैक्टर को अगर आप हटा दें और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, इन दो फैक्टर्स को हटा दें तो बाकी तो सारे के सारे फैक्टर्स ही सच हैं। एक तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस नहीं है प्लेयर्स की, जब प्लेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस नहीं होंगी तो वो कलेक्टिवली टीम की परफॉर्मेंस कैसे बेहतर आएगी, ये क्वेश्चन मार्क है। दूसरा ये है कि जैसे मैंने पहले कहा है कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो आपकी इतनी नॉन सीरियस हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी नज़र आ रहा होता है, टीम मैच हार भी रही हो तो उनके दांत निकल रहे होते हैं। फातिमा सना की कैप्टेंसी नो डाउट ब्रिलियंट रही है थ्रू आउट रीसेंट पास में जो भी इवेंट्स हुए हैं, उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस भी बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन ये इंडिविजुअल स्पोर्ट तो है नहीं कि एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से आप मैच जीत जाओगे। आपको पूरी टीम को एज अ यूनिट या कलेक्टिव परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। जो आई थिंक कि आप बात करेंगे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की, वो बाकी जितनी भी टीम्स हैं इंटरनेशनली उनसे एज सच मेरा नहीं ख्याल कि कम मिलती हैं। अभी श्रीलंका के अगेंस्ट भी हमने सीरीज़ खेली और भी ऑन एंड ऑफ वुमेन टीम की सीरीज़ वगैरह होती रहती हैं, तो उसमें भी अगर हम देखें तो इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेस आ जाती हैं, इक्का दुक्का हम सीरीज जीत जाते हैं, अदरवाइज सीरीज़ में भी हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो जब इस तरह के मल्टी नेशनल टूर्नामेंट्स आते हैं तो मेरे ख्याल में उनमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होके खेलना पड़ेगा, खासतौर पे ये इसके लिए किसको एफर्ट करनी पड़ेगी? कोचेस को तब्दील करना पड़ेगा बच्चियों का माइंडसेट चेंज करने के लिए, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ उस वक्त होती है जब भारत के साथ आमना सामना हो, और भारत की टीम जो है इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन भी है, बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है उनकी जो वुमेन टीम है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा कि उनके अंदर संजीदगी भी पैदा हो, क्या एहतसाब उसके लिए बेहतर किया जाए, या उनकी ट्रेनिंग, उनका माइंडसेट, ये सब चीज़ों पे काम होने की ज़रूरत है। वैसे तो देखिए, आपने वुमेन टीम का हेड कोच किसको लगाया? वहाब रियाज को, जिन्होंने माशाल्लाह धूमधाम से जनाजा निकाला पाकिस्तान की मैन क्रिकेट टीम का। उसके बाद वो चले गए वुमेन क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क करने के लिए। पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल पे आपको वहाब रियाज से बेहतर ऑप्शन नहीं मिला, जो कि अपने दौर में भी एक ऑर्डिनरी बॉलर रहे हैं जिनकी वैसे तो उनकी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे भी सवालिया निशान है। क्या अचीवमेंट है वैसे उनकी लाइफ की? अब आप देखें कि जिस बंदे की सारी जिंदगी अपनी लाइन और लाइन ठीक नहीं रही, वो पाकिस्तान की मैन क्रिकेट टीम के जो शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ वगैरह, इनकी लाइन और लाइन ठीक कराने की कोशिश करते रहे हैं।
और फिर वहां पे जब देखें, वो एक कहावत है ना कि गधा अपने ऊपर जितनी भी लकीरें मार ले वो ज़ेब्रा नहीं बन सकता। इसी तरह वहाब रियाज को आप एक ओहदे से उतार के दूसरे से तीसरे पे लगा लें, वंस अ फेलियर ऑलवेज अ फेलियर, वो फेलियर ही रहेगा। तो आपने मतलब एक, क्योंकि वो मोहसिन नकवी साहब के साथ उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट में जो है कोई वजीर वगैरह थे, बूट शूट पहन के भी आ जाते थे सिलसिला में, तो वो पीसीएम के ख्याल में शायद अच्छी कर लेते हैं इस वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में तो वो एक पीसी कल्चर की वजह से ये आप इतना टिक पाते हैं बगैर किसी परफॉर्मेंस के। तो मेरे ख्याल से इसके अलावा तो कोई उनकी परफॉर्मेंस ऐसा नजर नहीं आ रही। और जब तक वो मुसल्लत हैं वुमेन टीम के साथ या किसी भी क्रिकेट ये इम्प्रूवमेंट नजर आती भी, मुझे नहीं इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है सर। तो इंतखाबात पर गौर करना होगा, किस बंदे को किस जगह पर आपने मुंतखब कर रखा है, बेड़ा गर्क करवाना है या टीम में सुधार पैदा करना है, इन चीज़ों पर भी गौर करना होगा। थोड़ा सा आ जाते हैं हम इंग्लैंड के ऊपर। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ जो पहले 2 टेस्ट के लिए स्क्वाड है वो तरतीब दे दिया है, और उस स्क्वाड के अंदर हम देख रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स को निकाला भी गया है जो कि सीनियर प्लेयर्स हैं, वो इंजरी के बायस इसका हिस्सा नहीं है। कुछ प्लेयर्स जो है वो जो इंजर्ड थे पहले वो वापस भी आए हैं, जिस तरह जॉर्डन कॉक्स हैं वो दाएं घुटने की इंजरी के बायस जैकब बेथल के बाहर होने पर नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे हैं। हमें उनके लिए कितनी तैयारी करनी होगी, हमारी टीम स्क्वाड क्या हो सकती है, और हमें उनके अगेंस्ट किस तरह की तैयारी के साथ उतरना होगा? देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है मेरे ख्याल में, अगर आप इंग्लैंड के टूर पे जाएंगे और अपने ऊपर हावी कर लेंगे इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को कि ओहो हम तो इंग्लैंड जा रहे हैं टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जानी है आपके लिए। आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना पड़ेगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा। अभी एक रिसेंटली अच्छी चीज़ ये हुई कि एटलीस्ट हमने वेस्ट इंडीज़ के साथ एक टेस्ट मैच जीत के सीरीज ड्रॉ की। अदरवाइज तो हम शान मसूद साहब की कप्तानी में तो बांग्लादेश से भी हार रहे थे, अपने घर में भी और उनके घर में भी। तो आई थिंक ये आहिस्ता आहिस्ता ही इम्प्रूवमेंट आएगी। अब अगर बाबर आजम को कैप्टन बना दिए, मुझसे बहुत सारे लोग उस पर तनकीद करते हैं, तो वो बेचारा मैजिकल स्टिक तो उसके पास है नहीं कि वो घुमाएगा और आप इंग्लैंड को वाइट वॉश करके आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इतना भी टीम को गया गुजरा नहीं समझना चाहिए कि बिल्कुल ही वाइट वॉश होके आ जाएगी। पहला टेस्ट मैच मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म करती है और जीत जाती है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे सीरीज जीतने के भी। और इंग्लैंड में अगर आप देखें हमारे जो प्लेयर्स हैं, इनमें से मेजॉरिटी प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है वहाँ की इंटरनेशनल क्रिकेट का भी, और इसके साथ साथ वहाँ की जो काउंटी वगैरह है या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट इंग्लैंड में होती है, तो वहाँ की कंडीशंस का, पिचेस का, इनका काफ़ी हद तक अच्छा आइडिया है हमारे प्लेयर्स को। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए। तो इससे ज़रा एतमाद मिलेगा जो अभी लास्ट टेस्ट हमने जीता वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ? देखिए बिल्कुल, इससे आई थिंक कि एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये होगा, खासतौर पे मैनेजमेंट को और कप्तान को, कि जहाँ पे अगर हमें टफ कॉल लेनी पड़ती है और हमें लगता है कि उस टफ कॉल की वजह से टीम जीत सकती है, तो वो टफ कॉल हम ले सकते हैं। अब जैसे अब्बास को पहले मैच में इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग के बावजूद ड्रॉप किया गया क्योंकि मैनेजमेंट और कप्तान ये समझते थे कि पिच स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी, तो बाद की जगह स्पिनर को खिलाया और उसका हमारे सामने है। तो मेरे ख्याल में ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज में देख रहा हूँ मैं, ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज डिसीजन करने के बजाय जो डिसीजन होना चाहिए वो कर रहे हैं, ये बजाय कि पॉपुलर डिसीजन हो ले और सोशल मीडिया और आगे पीछे वाह लें और रिजल्ट। बिल्कुल सही, बल्कि हमें मैदान में बेहतरी लानी है, ना कि सोशल मीडिया पर वाह समेटनी है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अहमद कुरैशी स्पोर्ट्स तज्जियाकार मौजूद थे। यहाँ पर एक ब्रेक करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, इसके बाद भी हम वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। और हमारे 2 साल मुकम्मल होने की सेलिब्रेशन का वक्त हुआ जाता है। हमारी टीम, हमारे कैमरामैन, हमारे टेक्निकल टीम सारे इस वक्त मौजूद हैं और मेरे ख्याल में इन सबको बहुत बहुत मुबारक इस ज़बरदस्त काविश पर 2 साल मुकम्मल होने पर। बिल्कुल जी, ये 2 साल का सफ़र कैसे गुजरा, कितने उतार चढ़ाव आए, इसमें वो भी हमने आपके साथ आगाज़ में शेयर किया था और हमने सोचा कि अपनी ये खुशी भी आपके साथ शेयर करें कि हमने 2 साल अपने मुकम्मल किए। उसमें हमारी पूरी टीम की कंट्रीब्यूशन थी। हम सिर्फ 2 एंकर्स आपको जो स्क्रीन पर नज़र आते हैं सिर्फ वो नहीं, बल्कि ये हमारी पूरी टीम जो हमारे साथ आप इस वक्त आपको नज़र आ रही है, जिसको डायरेक्ट करते हैं सारे, बल्कि प्रोग्रामिंग को डायरेक्ट करते हैं डायरेक्टर प्रोग्रामिंग हमारे आतिफ अली साहब, उनका बहुत बड़ा इसमें हाथ है। उसके बाद हमारे प्रोड्यूसर हैं इशफाक अलवी साहब, जिनको आज आप
दरमियान में बराह रास्त देख रहे हैं। बिल्कुल बराह रास्त देख पा रहे हैं। उसके साथ ही हमारी इधर आप देख सकते हैं हमारी एपी भी हैं हमारी, बल्कि ऑल एंड ऑल इकरा भी हमारे साथ मौजूद है, जिनको आप छोटी सी हैं, जितने छोटा भाग दौड़ वाले पैकेज, काम बड़ा होते हैं, धमाका। हमें प्रिंट्स ला के देने हो, गेस्ट को लाइन अप करना हो, तो ये सारे भाग के करने वाले काम इकरा करती हैं। उसके बाद जी हमारे साथ मौजूद है हमारे शारेज है, उसके साथ मनान है, हमारे अपने दोनों बच्चे जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। फिर हमारी मेकअप टीम है, हमारे साथ हमारे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जैन साहब हैं, साथ शहबाज साहब हैं, फिर एमसीआर डिपार्टमेंट है, हमारे साथ तमाम कैमरामैन हैं। उन सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे इस सफ़र को खूबसूरत बनाया। तो आइए केक काटते हैं। बिल्कुल, आइए इशफाक साहब, इशफाक साहब आप पकड़िए, आप भी आ जाएं बच्चे। लें जी, थैंक यू जी। इसके साथ ही हमारा वक्त खत्म हुआ। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये सफ़र यूं ही जारी और सारी रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।